नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे आज जो वर्णन करने वाले हैं उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं जो एलटी, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, नेट, जेआरएफ, इन सभी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की। तो ये अनवरत परंपरा चलने वाली है। इसमें आपको जो भी हम यहाँ पे बिंदु महत्वपूर्ण उपलब्ध कराएंगे वो सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये जो क्लासेस हैं ये डे 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको हमारे साथ लग करके एलटी, टीजीटी, पीजीटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो आने वाले समय में होने वाली हैं उन सभी के लिए लगना है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस हमारे सेशन को। जी हाँ, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया। तो एक सदैव आने वाला प्रश्न कि ये जो प्रश्न है इसमें कई बार परीक्षाओं में आता रहा है, तो भाषा पूछी जाती है, कौन सी भाषा में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया। तो सर्वप्रथम इतिहास जो है वो हमारा लिखा गया फ्रेंच भाषा में, और जो लिखने वाले हैं उनका नाम था गार्सा द त्रासी। जी हाँ, गार्सा द तासी। ये तासी जो है ये कराया। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका जो ग्रंथ था उसका नाम था क्या। द इस्त्वार द लॉ, द इस्त्वार द लॉ लितेतुर एंदुई एंदुस्तानी। लितेतुर जो है वो फ्रांस में, अगर हम फ्रेंच भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, एंदुई एंदुस्तानी। तो उसको लिटरेचर को हम कहेंगे एंदुई एंदुस्तानी। अनुवाद उसका हिंदी भाषा में किया। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद 1952 ईस्वी में किया और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाम क्या था वहां पर, हिंदुई जो है द इस्त्वार द लॉ लितेतुर एंदुई एंदुस्तानी। तो हिंदुई जो है वो एंदुई के संदर्भ में कहा गया और एंदुस्तानी जो है वो हिंदुई साहित्य के नाम से किया गया। तो हिंदुई, एंदुई यानी हिंदू, हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है, और लितेतुर यानी इतिहास, साहित्य का इतिहास। तो इस तरह से ये जो ग्रंथ है वो रखा गया। अगला हम प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्रम विभाजन के दृष्टिकोण से है, तो हम इसमें सही उत्तर के रूप में देख लेते हैं कि कौन सा होगा। भाषा काव्य संग्रह, 4 ग्रंथ हमारे पास में दिए हुए हैं, हम इसी पहले वाले पे ही देख लेते हैं। एक तो भाषा काव्य संग्रह, दूसरा द लॉ इस्त्वार द लॉ लितेतुर एंदुई एंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, और तजकिरा ई शुअराई हिंदी। मौलवी करीमुद्दीन जी का यह ग्रंथ लिखा हुआ है जिसका प्रकाशन 1848 में होता है। हम यहीं से प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। लितेतुर एंदुई एंदुस्तानी जो पहला है तो वो हमेशा पहला ही आना है। भाषा काव्य संग्रह 1873 है। जी हाँ, सॉरी, ये 1839 है, माफी चाहते हैं, 1839। इसके पीछे हो सकता है कि त्रुटि हो गई हो। तो 1839, 1873, 1848 और शिव सिंह सरोज 1883। तो प्रश्न का उत्तर आपको बहुत आसानी से मिल गया होगा। हम इसमें देख लेते हैं, ठीक उत्तर के रूप में डी है, और डी में सबसे पहले इस्त्वार द लॉ लितेतुर एंदुस्तानी 1839, तजकिरा ई शुअराई हिंदी, भाषा काव्य संग्रह, और शिव सिंह सरोज। तो यहां से प्रश्न बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ लेखन में निम्न में से कौन सा साहित्यकार नहीं है। देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में मिश्रबंधु विनोद के लेखन में निम्न में से कौन सा साहित्यकार नहीं है। तो मिश्रबंधु विनोद जो है वो 3 भाइयों ने मिलकर के लिखा था और इसका प्रकाशन 1913 में हुआ था। ये आपको जानना है। 1913 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ और इसमें जो नाम आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। ये जो कृष्ण बिहारी मिश्र है ये उत्तर यहाँ पे ठीक होगा, यानी कृष्ण बिहारी मिश्र जी का जो नाम है वो इन लोगों में नहीं आता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, 5 नंबर प्रश्न, और इसमें हम बात करेंगे मिश्रबंधु विनोद के चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ। तो यहां पर 1913, तो 1913 में 3 भागों का प्रकाशन हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन 1934 की अगर हम चर्चा करें तो चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित होता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 5000 कवियों का जो जीवन वृत्त है
वह वर्णित करने के लिए हम इस साहित्य को जानते हैं, मिश्रबंध विनोद को जानते हैं। और इसके 4 भागों में से 3 का प्रकाशन 1913 और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक जो भी बिंदु, जो भी प्रश्न हम यहाँ पे आपके साथ रेखांकित कर रहे हैं वो सब आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हैं, महत्वपूर्ण है, और जो हम विश्लेषण कर रहे हैं उसको आप अवश्य ध्यान में रखें। तो ये मात्र प्रश्नोत्तरी नहीं है, यह प्रश्नोत्तरी न होकर के यह एक प्रकार का विश्लेषण है जो पूरे अध्याय का है। आगे बढ़ेंगे हम। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन का किस पत्रिका के विशेषांक में छपा। अब अगर हम इस्त्वायर लिटरेचर हिंदुस्तानी की बात करें तो भारतीय भाषाओं से इतर जो भाषा में हिंदी साहित्य का साहित्य इतिहास लिखा गया वो पहला कौन सा था, फ्रेंच, दूसरा कौन सा था, उर्दू, और तीसरा कौन सा था, वो अंग्रेजी था। तो यहाँ पे अंग्रेजी, तो उर्दू बहुला जो साहित्य था वो मौलवी करीमुद्दीन जी का था जो कि 1848 मैंने आपसे बताया। फ्रेंच भाषा में 1839 जो सबसे पहला, और 1888 जो है इस सन में ग्रियर्सन के द्वारा ये साहित्य का इतिहास लेखन किया जाता है, और इसी में काल विभाजन पे भी ध्यान दिया गया। तो इस दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सी पत्रिका के विशेषांक में छपा। तो अगर हम पत्रिका के विशेषांक की बात करेंगे तो एशियाटिक सोसाइटी, और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि ये कहां से छपी, तो ये आपको ध्यान में रखना। दूसरा एक और प्रश्न, द इस्त्वायर लिटरेचर हिंदुस्तानी, वो जो ग्रंथ था वो पेरिस से छपा था। वहां का जो साहित्य का जो लेखन छापने का जो काम होता था तो वो ग्रंथ पेरिस से छपा था। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 7 नंबर प्रश्न, निम्न में से किशोरी लाल गुप्त का अनुवादित हिंदी साहित्य का ग्रंथ है। तो एक ग्रंथ तो हम पहले ही परिचित हो चुके हैं, हिंदुई साहित्य का इतिहास। और हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखने वाले कौन से थे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और दूसरा ग्रंथ जो दूसरी भाषा में था, हिंदी में नहीं था, उसका भी अनुवाद होना अनिवार्य हो जाता है। तो उसको हम कहेंगे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो ये प्रथम इतिहास मित्रों अनुवाद किसका था, ये अनुवाद था ग्रियर्सन जी के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद इन्होंने किया था। कौन सा, बी ऑप्शन। 1888 में जो ग्रंथ छपा था उसी का अनुवाद 1956 अनुमानित है, 1956 हो सकता है त्रुटि हो जाए तो एक बार आप मैच कर लीजिएगा, 1956 में प्रकाशित हुआ और ये द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को छापा गया। ठीक है, तो इस तरह से हम 7वें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में हम आपको बता दें तो ये तो मात्र महज प्रश्नोत्तरी है जहां पर आप विशेष आनंद प्राप्त कर रहे हैं प्रश्नों के साथ। लेकिन अगर आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं तो हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनमें हम आपको बहुत महत्वपूर्ण नोट्स, एमसीक्यूज, 45 मिनट की लाइव क्लासेस, डिस्कशन के साथ और संपूर्ण बैच हम आपको 75 डेज में उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। प्रत्येक देश का साहित्य, वहां की जनता की चित्त वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस साहित्यकार से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और इन्हीं को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले के रूप में भी हम जानते हैं। हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण जो आकलन है वो शुक्ल जी के द्वारा किया गया। तो कथन तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि यह शुक्ल जी का ही कार्य था, यह शुक्ल जी का ही किया धरा था। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो जो चित्त वृत्ति है, यानी अगर हमें देखिए एक चीज हम आपको यहां से बता देते हैं, इस बात से हमें क्लियर हो जाता है कि साहित्य और समाज ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। अगर हम साहित्य की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम समाज को पढ़ेंगे, और अगर हमें समाज की जानकारी प्राप्त करनी है तो हम वहां के साहित्य से अनुमान लगाएंगे कि किस तरह का समाज रहा होगा। तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। साहित्य से समाज है और समाज से ही साहित्य है। जो हम जी रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं वो हमारे आचरण में आ रहा है। तो इस तरह से यहां पे कहा गया कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्त वृत्ति के परिवर्तन, देखिए मैं जो आपसे बात कर रहा था वही यहां पर लिखी हुई है, या जो यहां पर लिखी हुई है वही मैं आपसे कह रहा था।
निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है और यही आगे चल करके एक अनवरत परंपरा के रूप में फलीभूत होता है। तो बिल्कुल ठीक उत्तर यहाँ पे जो होगा हिंदी साहित्य के सेंटा क्लॉज यानी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। हिंदी साहित्य के सेंटा क्लॉज इनको हम जानते हैं, तो ये आप अगर नहीं जानते थे अभी तक तो हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज, और सेंटा क्लॉज क्या करता है? गिफ्ट बांटता है। तो हम सब रामचंद्र शुक्ल जी के बच्चे हैं और उन्होंने हमको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन जैसा एक साहित्य उपलब्ध कराया। तो वो क्या है? वो हमारे इस परंपरा के सबसे महनीय, सबसे बड़े रचनाकार हैं। आगे बढ़ेंगे हम 9 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से हिंदी साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ नहीं है। तो मित्रों इनमें से 3 ग्रंथ उनके हैं, चौथा ग्रंथ उनका नहीं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ए ऑप्शन है यही उनका नहीं, ये है शुक्ल जी का, ठीक है। या शुक्ल जी से इतर बहुत सारे साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उनके नाम इस तरह से रखे गए। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, ठीक है। प्रकाशन वर्ष भी आपको बताते चलते हैं। आदिकाल 1952 और 1940 में भूमिका। तो मित्रों भूमिका कौन सा पन्ना होता है? अगर आप यहां पे कंफ्यूज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेंशन कर रखा है कि हम यहां पे ट्रिक से याद कराएंगे, तो ट्रिक विक कुछ नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं, सीधी सच्ची बात, ट्रिक क्या होती है? दूसरे की ... इस तरीके से कह सकते हैं। तो दूसरे की जो किया धरा है वही ट्रिक होता है। तो आप किसी दूसरे का किया धरा क्यों धारण करें? अपने आप ट्रिक बनाएं जो आपको पसंद है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, चुटकुले, शायरी, जो भी आपको पसंद, उस फॉर्म में आप उस चीज को याद कर सकते हैं। चलिए मैं भी आपको वो तरीका बताता हूं कि कैसे ट्रिक्स बनाते हैं। भूमिका की चर्चा करें तो भूमिका किसी भी पुस्तक का कौन सा पन्ना होता है? प्रथम पृष्ठ के रूप में होता है, सबसे पहले के रूप में होता है। तो भूमिका जो है वो इन तीनों ग्रंथ में कैसा है? सबसे पहला लिखा गया। तो 1940 ये मान सकते हैं। दूसरे 2 ग्रंथ उनके 1952 के हैं। तो 40 और 52 2 ही सन है, तो याद करना आसान है। तो पहला वाला भूमिका हो जाएगा और अंतिम वाले जो 2 हैं वो 1952 यानी बाद में आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 10 नंबर प्रश्न, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, आंसर मैंने आपको बता ही दिया। अब हम देखते हैं हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 6ठे भाग रीतिकाल रीतिबद्ध का संपादन किसने किया। तो इसकी चर्चा हम करेंगे इस महत्वपूर्ण तथ्य में। तो यहां पर देखेंगे कहीं कहीं संभवतः 16 या 18 खंड है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, 16 या 18 खंड है जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लिखा गया। उसी में से एक ये खंड जो है ये संत काव्य परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा संत काव्य परंपरा का लेखन किया जाता है, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा जी भी उसके दूसरे खंड का संपादन करते हैं, सेकंड जो खंड है उसका संपादन करते हैं। नगेंद्र जी के द्वारा एक तो 6ठा खंड लिखा जाता है और दूसरा जो है 10वां खंड लिखा जाता है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। नगेंद्र जी के द्वारा 2 भागों को प्रकाशन किया गया, एक तो 6ठा और दूसरा 10वां। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखने, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। 6ठा महत्वपूर्ण है क्योंकि रीतिकाल जो है उसका विभाजन भी करने के लिए हम नगेंद्र जी को जानते हैं और रीतिकाल पर उच्च कोटि का लेखन है उनके द्वारा किया गया, यह भी हम जानते हैं। ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का साहित्य नामक ग्रंथ किसका है? तो ये महत्वपूर्ण है। हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा जिस साहित्यकार का नाम लिया उनका नाम था धीरेन्द्र वर्मा। ठीक उत्तर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। धीरेन्द्र वर्मा जी का नाम आएगा और इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा, ठीक है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो इस तरह से 3 खंडों में इस हिंदी साहित्य को इन्होंने बांटा। तो सिर्फ हिंदी साहित्य अगर नाम आएगा तो धीरेन्द्र वर्मा जी का नाम आता है। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। आधुनिक साहित्य 1950 किसका ग्रंथ है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य में हमारे पास जो बिल्कुल ठीक उत्तर है सी ऑप्शन होगा, यानी नंदुलारे वाजपेयी जी के द्वारा। नंदुलारे वाजपेयी जी को अगर हम जाने तो सौंदर्यवादी आलोचक मानते हैं, ठीक है, सौंदर्यवादी या सौष्ठववादी आलोचक के रूप में हम इनको जानते हैं। ये दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण है।
आगे बढ़ेंगे हम 13 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। हिंदी काव्य धारा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट आप अपने अपने आंसर टिक करते रहिए ताकि आप जान सकें, आकलन कर सकें कौन सा उत्तर ठीक होगा। राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आता है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न हमारे पास में उपस्थित है, इसमें से हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इन 4 ग्रंथों को अगर हम क्रम से लगाएं तो कौन सा क्रम आएगा। एनटीए का बहुत फेवरेट जोन जहां से प्रश्न आते ही आते हैं, 20 से 25 प्रश्न। हिंदी भाषा का विकास, भाषा काव्य संग्रह, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो भाषा काव्य संग्रह 1873, नोट कर लीजिए फटाफट। संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986। तो पहला तो ये हो गया, अंतिम ये हो गया। इसके बीच में हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जी के किए हुए कार्य हैं। पहला बी ऑप्शन, जिसमें 1873 पहला है और 1986 दूसरा है। आगे बढ़ेंगे हम। 15 नंबर प्रश्न की चर्चा कर लेंगे, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक। तो यहां पे आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, दो बातें याद रखनी है। तो विवेचनात्मक जहां पे आएगा वहां पे नाम लेंगे हम सूर्यकांत शास्त्री का, और ये 1930 में प्रकाशित हुआ। अगर हम यही आलोचनात्मक की बात करते तो रामकुमार वर्मा जी का नाम आता। चलिए देख लेते हैं इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दूसरा साहित्य, बच्चन जी कहते हैं कि दूसरा साहित्य मैंने लिखा, और पहला किसको माना? पहला कौन था? पहला सेंटा क्लॉज के द्वारा लिखा गया था, शुक्ल जी के द्वारा। तो ये तो इनका हो गया। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये नीरजा माधव, यहां पे थोड़ी सी त्रुटि है। चलिए और आगे देख लेते हैं कि मौखिक इतिहास नीलाभ 2013, गणपति चंद्रगुप्त 1965। तो यहीं पे नारीवादी इतिहास लिखने वाली सुमन राजे का नाम आएगा, और यही हमारे इस प्रश्न में त्रुटि है। तो ठीक उत्तर कौन सा होगा? बी ऑप्शन ठीक उत्तर होगा, जो कि नीरजा माधव ना होकर के वो सुमन राजे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। हिंदी साहित्य का अतीत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य का अतीत मित्रों विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी के द्वारा लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। हमारे पास में डी ऑप्शन ठीक उत्तर हो गया। नए बैचेस प्रारंभ हैं, आप सभी इन सारी सूचनाओं के साथ हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है अभी तक नहीं आ रहा था, लेकिन अब नया कुछ करने के लिए आयोग इस ऐसे प्रश्नों की ओर भी अपना ध्यान बढ़ा रहा है। तो ठीक उत्तर कौन सा होगा? एफई के एडविन ग्रीव्स, करीमुद्दीन और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 1888 मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तजगिरा ईशोराई हिंदी 1848, एडविन ग्रीव्स और एफई के। तो अब यहां पे हम हेड टेल कर लेते हैं। एफई के में हेड टेल करेंगे तो कौन सा उत्तर ठीक आएगा? बी ऑप्शन आएगा, एडविन ग्रीव्स। और ये जो ग्रंथ है ये 1917 में लिखा गया। ठीक है, 1917। 1 मिनट में कंफर्म करके आपको बता देता हूं, थोड़ी सी त्रुटि संभवतः हो गई हो। जी हां, 1917 इस ग्रंथ का प्रकाशन यहां पे किया गया। तो आपको ये 2 ग्रंथ ध्यान में रखने हैं। जी हां, 1917 एडविन ग्रीव्स के द्वारा स्केच ऑफ हिंदी साहित्य लिखा गया, हिंदी लिटरेचर लिखा गया। और इसी में हम एफई के भी ग्रंथ की चर्चा कर लेते हैं, और इनका ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, हिंदी लिटरेचर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे हम चर्चा कर रहे थे। तो अब इन प्रश्नों को भी अपने ध्यान में ले आइए ताकि आप समस्याओं से बच जाएं, और एक एक नंबर से जो आपका सिलेक्शन रुकता है वो आपका न रुके। हिंदी साहित्य में अब हम देखेंगे आलोचनात्मक इतिहास की चर्चा करेंगे। तो इसमें जो वर्णन किया गया वो देखिए, सबसे पहली बात तो संधिकाल से किया गया। संधिकाल, अब हम संधिकाल आपको बता देते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। साहित्य में एक ऐसा समय आया जब प्राकृत का पराभव हुआ, ये पतन की ओर बढ़ी, और अपभ्रंश का उद्भव हुआ, और ये क्या हुआ? ये उत्थान की ओर बढ़ी। तो ऐसे समय को हम क्या कहेंगे?
संधिकाल कहेंगे। तो इसीलिए इस समय को हम संधिकाल के नाम से मानते हैं। और ऐसा समय 693 था और 1693 तक का वर्णन इनके आलोचनात्मक इतिहास 1938 में किया गया। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न। ये जो डे 1, डे 2, डे 3 है मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ इस पूरे सेशन में सदैव बने रहें ताकि आप कोई भी समस्या आपको न होने पाए। ये मात्र प्रश्नोत्तरी नहीं है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ब्रशअप करने के लिए और तीव्र करने के लिए ये अध्ययन का क्षेत्र इस्तेमाल किया गया है। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। अब हमने पहला आपको बताया फ्रेंच, दूसरा बताया उर्दू, तीसरा बताया हिंदी। देखिएगा ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इस तरह से विश्लेषण आपको कहीं नहीं मिलने वाला। फ्रेंच में लिखा हमारे तासी महोदय ने 1839, रट जाना चाहिए, ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। 1848 मौलवी करीमुद्दीन जी ने लिखा। और हिंदी में मित्रों 1873 भाषा काव्य संग्रह। और भाषा काव्य संग्रह किसका लिखा हुआ है? महेश दत्त शुक्ल का। किसका लिखा हुआ है? महेश दत्त शुक्ल। कहां से प्रकाशित हुआ? नवल किशोर प्रेस से। नवल किशोर प्रेस कहां? लखनऊ से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा कर रहे थे हम। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन हमारे विकल्प में भी दिया हुआ है। चलिए कंप्यूटर जी बढ़ते हैं आगे 21 नंबर प्रश्न की ओर। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा निर्मित हिंदी शब्द सागर के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागरी प्रचारणी सभा, अब एक तो थी सभा, दूसरी थी पत्रिका, नाम दोनों के एक हैं। सभा की चर्चा करेंगे तो 1893, ठीक है, और पत्रिका की चर्चा करेंगे तो 1896। तो ये दोनों तथ्य हो गए। अब देख लेते हैं इसका प्रकाशन हिंदी, हम ये नागरी प्रचारणी सभा की बात कर रहे हैं, शब्द सागर पे ध्यान मत ले जाइएगा, ठीक है। इसका प्रकाशन 1922 से 1929 के बीच में हुआ। जी हां बिल्कुल, यह हिंदी का वैज्ञानिक व विधिवत शब्दकोश संग्रह। और जहां तक मेरा ध्यान जाता है, इसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1928 में हिंदी भाषा का विकास नाम से शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास छापा था, जिसको उन्होंने एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 में दे दिया। अब दूसरा चर्चा करते हैं, ये 4 खंडों में बटा हुआ। जी हाँ बहरहाल बिल्कुल। इसके प्रधान संपादक रामचंद्र शुक्ल थे। इसके सह संपादक के रूप में रामचंद्र वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, लाला भगवान दीन और जगमोहन थे। तो ये जो है आपके बात हो सकता है गले से न उतरी हो, मैं उतारता हूं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब यहां पर जो प्रश्न बनता है, अगर ये नहीं थे तो फिर था कौन? श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी इसके प्रधान संपादक थे और 1913 तक ये पद, प्रधान संपादक का पद खाली पड़ा रहा। श्याम सुंदर दास जी शुक्ल जी को श्रेष्ठ मानते थे, जो कि 1905 से इस कार्य में थे, और शुक्ल जी श्याम सुंदर दास जी को अग्रज मानते थे। तो ये दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी, नया हिंदी साहित्य एक दृष्टि किसका ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा ए ऑप्शन होगा, प्रकाश चंद्रगुप्त जी का। विशेष कोटि के आलोचक के रूप में हम इनसे परिचित हैं और इन्हीं का एक ग्रंथ जो लिखा गया। हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न के कथन बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा कोई भी हो, टीजीटी ने ये बता दिया कि प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का अगर पूछा जाए और दांत खट्टे करने की प्रक्रिया करनी हो तो कैसे पूछते हैं, ये हमारे इस टीजीटी परीक्षा में समझ में आ गया। तो साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों, इनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष, समझिएगा, युग विशेष के लेखक समूह की कृति, समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। बिल्कुल ठीक उत्तर है, सॉरी बिल्कुल महत्वपूर्ण कथन है। सुमन राजे, सूर्यकांत शास्त्री, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, नलिनी लोचन शर्मा,
ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। और नलिन विलोचन शर्मा साहित्य इतिहास दर्शन नाम का महत्वपूर्ण ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ेंगे हम 24 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे, जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सद्भाव हो वही साहित्य है। जी हाँ, परंपरा अनुकूलता के साथ सद्भाव हो वही साहित्य है। गुलाब राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, धीरेन्द्र वर्मा और रमाशंकर शुक्ल रसाल में से गुलाब राय जी का नाम मेरी असफलताएं महत्वपूर्ण जैसा ग्रंथ लिखने वाले गुलाब राय जी के द्वारा लिखा गया। 25 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। साहित्य की सर्वोत्तम भाषा परिभाषा जीवन की आलोचना है। तो इस तरह से जीवन की आलोचना यानी समाज की आलोचना, तो समाज की आलोचना को ही साहित्य के इतिहास के रूप में, साहित्य के रूप में प्रखरता के साथ अभिभूत किया जाता है। ठीक उत्तर हमारे कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया ठीक उत्तर के रूप में हम इसे जानते हैं। और प्रेमचंद्र जी मानववादी लेखक हैं। अगर हम यह बात जानते होंगे तो शायद हम इस प्रश्न का उत्तर यह लगा सकें। 25 के बाद फिर से 25 आ गया, माफी चाहते हैं। साहित्य इतिहास होगा। साहित्य इतिहास का काम कवि कर्मों को साहित्य इतिहास की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना है। साहित्य इतिहास का काम है कि कवि कर्मों को, कवि कर्म क्या करेगा, या तो काव्य लिखेगा, साहित्यकार होगा तो साहित्य लिखेगा, साहित्य के रूप में वह कथा, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, हर तरह की विधाओं में से अपनी अपनी विधा में पारंगत होने का कार्य करेगा। तो कवि कर्मों को साहित्य इतिहास की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना, यही तो साहित्य इतिहास का काम है, इतिहास का काम है, यानी साहित्य के इतिहास का काम है। ठीक उत्तर हमारे पास सी ऑप्शन होगा, यानी हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को जानेंगे। और हिंदी साहित्य की संवेदना और उसका विकास 1986 मैंने आपसे ये बताया, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका है और उन्हीं के द्वारा लिखा गया। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 26, हम बच्चन सिंह का नाम नहीं भूल सकते। बच्चन सिंह शुक्ल जी के इतिहास को पहला और स्वयं के इतिहास को दूसरा कहते हैं। तो ऐसे साहित्यकार से हमें सदैव सचेत रहना है। उनके द्वारा बहुत अच्छी साहित्य रचना की गई, आलोचना की गई, और उन्होंने यह भी कहा कि वो एक ग्रंथ और भी लिखा कि आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए, तो उसको उन्होंने केंद्र बिंदु मान करके कहा। बच्चन सिंह ने अपरूप का कवि किसे कहा, तो अपरूप का जो कवि होगा वो विद्यापति को ही कहेंगे। बिल्कुल ठीक उत्तर के रूप में बी ऑप्शन रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। साहित्यस्य भावः साहित्यम, साहित्यस्य भावः साहित्यम, अर्थात सहित होने का भाव ही साहित्य है। यानी सहित, तो सहित होने की जो परंपरा, भावना, नामवर सिंह, गुलाब राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन होगा, यानी हम गुलाब राय जी को इस कथन के लिए जानेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 28 नंबर, साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा। तो संक्षिप्त इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गुलाब राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी और सुमन राजे, तो इसमें से ए ऑप्शन होगा। और ये संक्षिप्त इतिहास जो है उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न में कथन क्या कह रहा है कि कवि का काम दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है। तो अब देखिए ये महत्वपूर्ण है। काव्य में, पोएट्री में अगर हम कविता की परिभाषा के रूप में देखेंगे तो काव्य लक्षणों में यह हमें कथन मिलता है। अब उसी से किस प्रकार से एक और नया कथन बनाया गया, तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को न्यायोचित ठहराना या साहित्य इतिहास के विकास में न्यायोचित दिखाने का काम कहलाता है। ठीक उत्तर सी ऑप्शन होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और अनुमानतः ये कथन हम रिपीट कर चुके हैं हमारे प्रश्नों में। आगे बढ़ेंगे हम, हमारे पास जो डिटेल्स हैं नए बैचेस की वो आपको मिल रही हैं। आगे बढ़ेंगे हम, 30 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे से संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय तथा सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन व विश्लेषण आवश्यक है। इतनी लंबी बात को अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप इतना समझ लीजिए, अगर हमें साहित्य की जानकारी प्राप्त करनी है
या साहित्य को पढ़ना है तो उसके लिए हम समाज को भी ध्यान में रखेंगे। तो समाज की चर्चा करेंगे तो वहां पे राष्ट्रीय चेतना की भी चर्चा करेंगे, सामाजिक चेतना की भी चर्चा करेंगे, जातीय चर्चा भी करेंगे, राष्ट्रीय वातावरण की भी चर्चा करेंगे। इस तरह से हम सभी परिस्थितियों से परिचित होंगे। और अगर हमें समाज को जानना है तो समाज की जो पूरी कार्य प्रणाली है वो साहित्य उसकी बखिया उधेड़ के रख देता है। यानी साहित्य में वो सब मिलेगा जो समाज में हो रहा है, और समाज में हमें वो सब मिलेगा जिस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है। अब ये कहा किसने? ए ऑप्शन है। अब इनको हम चाहे तेन कहें हम या इनको मानतेन कहें, तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो ये तेन कह दिया है तो इस पे विरोध नहीं करना है आपको, मानतेन कहें या तेन कहें। और मित्रों एक बात और आप इसी से जुड़ी हुई जान लीजिए कि विधेयवादी जो परंपरा है, विधेयवादी विधि, इस विधि के जो प्रणेता हैं वह भी मानतेन है या तेन है। तो इस तरह से आपको जानना। तो ये साहित्य इतिहास लेखन की विधि है और इसी में शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। आगे बढ़ेंगे हम। आज आलोचना का कार्य इसी संश्लिष्ट सामाजिक बोध को परिभाषित और संगठित करना है। स्वयं अधिक से अधिक लोगों को इस आत्मबोध के प्रति सतर्क करते हुए उसके निर्माण में सहायता देना है। ये हमारे इस साहित्यकार के द्वारा कहा गया। अब नाम कौन सा है? नगेंद्र नामवर नलिन मोहन सान्याल, इसमें से ए ऑप्शन होगा। नगेंद्र जी के द्वारा ये कथन कहा गया। आगे बढ़ेंगे बिना कोई समय गंवाए हुए। सम्राट कोश, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? तो उसमें हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद, श्याम सुंदर और रामचंद्र शुक्ल में से जो डी ऑप्शन है वो शुक्ल जी को जाना जाएगा। तो शब्द सम्राट कोश या हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका इन दोनों कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इस कोश के सम्राट ये हमारे शुक्ल जी हैं। हम 33 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। साहित्य के इतिहास में काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं प्रतिभा को भी महत्व देना चाहिए। व्यक्तित्व एवं प्रतिभा। और मित्रों बिना व्यक्तित्व और प्रतिभा को दिए हम उस साहित्य को उस उच्च भूमि पर ले जाकर के नहीं प्रकट कर सकते। बी ऑप्शन होगा। ये साहित्यकार हमारे हडसन महोदय हैं। जी हाँ, किसने कहा? ये हडसन जी के द्वारा कहा गया तथ्य है कि व्यक्तित्व और प्रतिभा भी रखी जाए। युग का वैतालिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और डी ऑप्शन के रूप में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम रखेंगे। तो वैतालिक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र। 35 नंबर प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रथम नारीवादी हिंदी का इतिहास कहा गया। ये सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो बिल्कुल सही उत्तर के रूप में रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। बी ऑप्शन सही होगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य की पीठिका किसने लिखी? तो हिंदी साहित्य के पीठिका जो लिखने वाले थे, मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है इसकी पीठिका लिखने वाले यानी प्रथम खंड, इस साहित्य का वृहद इतिहास का प्रथम खंड जो लिखने वाले हैं वो डॉक्टर राजबली पांडे हैं। ठीक उत्तर यही रहेगा। 37 नंबर प्रश्न पे देखेंगे हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का 12वां भाग किसने लिखा? अब ये महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहला बताया, दूसरा बताया धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा हम अभी इसके बारे में नहीं बात की है, लेकिन छठा एंड 10वां ये हमने आपको बताया कि नगेंद्र जी ने लिखा है। तो प्रश्न कुछ भी हो सकता है। अब चलिए 12वें नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों 12वां जो होगा डी ऑप्शन होगा, यानी निर्मला जैन के द्वारा लिखा गया। और निर्मला जैन जी जो हैं वर्तमान समय में जीवित हैं और नगेंद्र जी की शिष्या भी जानी जाती हैं। इनके द्वारा काव्यशास्त्र पर भी उच्च कोटि का लेखन किया गया, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर भी उच्च कोटि का लेखन किया गया। निर्मला जी के बारे में जानेंगे। 38 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। बातों बातों में मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी पूरी परंपरा में दे दिया है और नाम आएगा सी ऑप्शन, नलिन विलोचन शर्मा जी का। तो कौन सा नाम आएगा? नलिन विलोचन शर्मा, इतिहास दर्शन। तो हिंदी साहित्य के नए बैचेस की डिटेल्स आपको मिल रही है। मित्रों हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें
और इस पूरी परंपरा में जो भी तथ्य हमने आपको उपलब्ध कराए उसको आप पीडीएफ में अगर प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही शीघ्र संपर्क करें 94155525, ये आपको कांटेक्ट नंबर सामने दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे अगले खंड में। यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी माध्यमों के से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत